हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक पर चर्चा होने वाली उस टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, इसी कारण इसे जीन पियाजे का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप अगर किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटेट के एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। ऐसे विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये नाम को आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये सिद्धांत जो है जीन पियाजे को द्वारा दिया गया था। ये जो कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने सोचा कि एक बड़ा बालक क्या उसी प्रकार से सोचता है जैसे एक छोटा बालक सोचता है। तो इस पर उन्होंने थिंकिंग करना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने अध्ययन किया। अपनी पत्नी के साथ इन्होंने अपने 3 बेटों पे अध्ययन किया, यानी कहने का मतलब इन्होंने अपने परिवार पे ही अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे जो है संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। यानी बच्चे को आप संसार में, वातावरण में स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, वह जो है वातावरण से सक्रिय रूप से खुद से ही कोई भी चीज़ वो खुद से सीख लेगा वातावरण के द्वारा। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो देखिए, एज इट इज प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसे भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है मानसिक संरचना। देखिए, जन्म के बाद व्यक्ति जो है कुछ भी देखता है, सुनता है, समझता है, तो उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। यानी मानसिक संरचना क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति या बच्चा वातावरण में जो कुछ भी देखता है, सुनता है, समझता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, तो उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पेन को पहली बार देखा, तो जब पेन को उसने पहली बार देखा तो पेन का उसने एक मेंटल स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाया कि पेन इस प्रकार का होता है। तो इसे ही मानसिक संरचना कहते हैं। अगली है स्कीमा। मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार जो है स्कीमा कहलाता है। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचना के आधार पर किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। देखिए, स्कीमा की अगर बात करें तो ये मानसिक विकास का ही दूसरा नाम है स्कीमा। अच्छा, स्कीमा का दूसरा नाम है मानसिक संरचना। एग्जाम में एज इट इज ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मानसिक संरचना को एक और नाम से जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं? तो स्कीमा। चाहे स्कीमा को किसी एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो मानसिक संरचना के नाम से जानते हैं। यानी ये दोनों नाम एक ही हैं। आप ध्यान रखिएगा, मानसिक संरचना बोला जाए चाहे स्कीमा बोला जाए, दोनों नाम एक ही हैं। स्कीमा भी वही है मानसिक संरचना का। जैसे आपने पहली बार पेन को देखा, तो पेन का एक मानसिक संरचना का मस्तिष्क में आपके विकास हुआ। उसके बाद आपने इस बात को समझा कि पेन से लिखा जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है? यानी आपकी स्कीमा का निर्माण हो रहा है। रूप से अगर हम बोले तो स्कीमा एक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जो है वातावरण में, कोई भी बच्चा व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, सुनता है, समझता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाता है। जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे ही स्कीमा कहते हैं, उसे ही मानसिक संरचना कहते हैं, चाहे स्कीमा कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। जैसे किसी बच्चे ने बिल्ली को देखा तो किसी बच्चे ने पहली बार बिल्ली को देखा, तो बिल्ली का एक मानसिक संरचना अपने दिमाग में बनाता है। बिल्ली का एक चित्र अपने दिमाग में विकसित करता है कि बिल्ली इस प्रकार की होती है। तो क्या हुआ? उसने स्कीमा का निर्माण किया। आगे फिर वो बिल्ली जैसा कोई दूसरा जानवर देखता है तो कहता है देखो ये बिल्ली है। ये मानसिक संरचना का विकास हुआ। ये हमारे मस्तिष्क में हजारों स्कीमाएँ हैं। क्या स्कीमाएँ स्थिर रहती है? नहीं, स्कीमा बदलती रहती है। जैसे आपके मस्तिष्क में एक स्कीमा का निर्माण हुआ कि हर एक पक्षी आसमान में उड़ता है। तो जब कुछ दिनों के बाद आपने जब मोरनी को देखा तो वो आसमान में नहीं उड़ता है। आपने देखा उड़ता है लेकिन वो आसमान में नहीं उड़ता है। तो आपने क्या किया? अपने मस्तिष्क में अपने स्कीमा का क्या किया? परिवर्तन किया। स्कीमा परिवर्तित होती रहती है। देखिए, कोई भी चीज़ आज पहली बार देखते हैं, जैसे मोबाइल को ही आपने पहली बार देखा, तो मोबाइल का एक स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में विकसित किए, इसे ही स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ताजमहल को देखा पहली बार, तो जब ताजमहल को देखा तो ताजमहल का एक मेंटल स्ट्रक्चर अपने दिमाग में विकसित किया, इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा सूचनाओं का पैकेट है। देखिए, एज इट इज ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूचनाओं का संगठित रूप क्या है, तो स्कीमा, सूचनाओं का संगठित रूप को स्कीमा कहते हैं।
आपने पहली बार हाथी को देखा, हाथी को आप अपने मस्तिष्क में हाथी का एक चित्रण करते हैं, यही स्कीमा है। जब कभी भी आपको जब हाथी बोला जाएगा तो आपके दिमाग में हाथी का चित्र बन जाता है। तो क्या इसका मतलब हाथी का संप्रत्यय आपने अपने दिमाग में विकसित कर लिया है। तो देखिए यही स्कीमा कहलाता है। तीसरा है अनुकूलन या आत्मसातीकरण, इसे एसिमिलेशन भी कहा जाता है। तो इंग्लिश नाम आप ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं अनुकूलन, कहीं कहीं आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण भी लिखता है, लेकिन इंग्लिश में आपको एसिमिलेशन देखने को मिलेगा। ये क्या है? तो जब व्यक्ति ज्ञान को अपनी मानसिक संरचना के आधार पर ग्रहण करता है, उसमें कोई सुधार नहीं करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, तो उसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। जब व्यक्ति जो है ज्ञान को ग्रहण करता है तो एज इट इज जो ज्ञान को ग्रहण करता है उसमें कोई सुधार नहीं करता, तो उसे ही आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण कहा जाता है। जैसे देखिए, मैंने आपको कुछ सिखाया और आपने उसे एज इट इज वैसे ही सीख लिया, यानी उसमें कोई परिवर्तन आपने नहीं किया, तो वही आत्मसातकरण कहलाता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। जैसे आप एक पार्टी में गए, आप कभी पार्टी में नहीं गए हैं, आप एक पार्टी में पहली बार आप एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्टॉल लगी होती है, आप जो है स्टॉल पे बैठ जाते हैं, वेटर आपको खाना लेकर आता है और वहाँ पर आपको पूछ के खाना को खिलाता है। तो आप वहाँ से खाना खाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं उस प्रकार की व्यवस्था उस पार्टी में नहीं थी। यानी कि उस पार्टी में, इस बार जो पार्टी में व्यवस्था थी, वहाँ वेटर जो था फूड स्टॉल पर खड़े थे, आपको मतलब कि वहाँ पर जाकर लाइन में लगकर खाना को लेना था और फिर खाना था, यानी बफर सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति वहाँ पे गया, तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये कैसा सिस्टम है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अब क्या हुआ, उसने एक वेटर को पकड़ा और वेटर को 100 रुपया दिया और वेटर से कहा कि तुम मेरे लिए सारा जो खाना है, तुम मेरे को यहाँ पे, मैं बैठ जाता हूँ इस टेबल पे, बैठ जाओ, इस टेबल पर मुझे लाकर खाना को खिलाओ। और वेटर उस खाना को खिला देता है, वहाँ से व्यक्ति निकल जाता है। यानी क्या कि व्यक्ति के सामने एक नई परिस्थिति आई, लेकिन उसने अपने ज्ञान में सुधार नहीं किया। यानी पहले वो टेबल पे बैठ के खाया था और दूसरी बार भी वो टेबल पे बैठ के खाता है, यानी अपने ज्ञान में कोई सुधार नहीं किया, इसे ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। आगे चलिए, अगला है समाविष्टीकरण या समायोजन, इसे एकोमोडेशन कहा जाता है इंग्लिश में। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करते समय अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है या सुधार करता है, तो उसे समायोजन कहते हैं। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करते समय, यानी जब व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण करता है, तो ज्ञान को प्राप्त करते समय वह उसमें परिवर्तन करता है या सुधार करता है, उसे समायोजन कहा जाता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, पार्टी वाला एग्जाम्पल। पार्टी में गया, पार्टी में जाने के बाद वो टेबल पर बैठ कर उसे वेटर ने खाना खिलाया, पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी बार जब वो पार्टी में गया तो उसने देखा बफर सिस्टम था, वहाँ पर लाइन में लग कर खाना लेना था, फिर अपने से लाइन में लग कर खाना को लेकर खाना था। तो दूसरी बार जब उसने देखा तो कहा अरे यार ये कैसा सिस्टम है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि अपने ज्ञान में परिवर्तन किया, सुधार किया। चलो भाई इसी प्रकार से हम खा लेते हैं। वो क्या करता है, थाली को लेता है, लाइन में लगता है और खाना लेकर खा लेता है, वहाँ से निकल लेता है। तो ये था क्या किया, पहली बार जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को, मतलब पहली बार वो टेबल पे खाया था, लेकिन दूसरी बार उसके सामने एक दूसरी सिचुएशन आई, दूसरी परिस्थिति आई, तो उसने उस परिस्थिति में अपने ज्ञान का परिवर्तन करके अपनी समस्या का समाधान किया। यानी दूसरी बार वो थाली लेकर लाइन में लगा, उसके बाद खाना खाया, तो क्या हुआ, अपने ज्ञान में उसने परिवर्तन किया, सुधार किया। इसे ही समाविष्टीकरण या समायोजन कहते हैं। यह साम्य धारण, इसे इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। जब बच्चे का मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन का काम करता है या समायोजन का काम करता है, और करने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। देखिए इक्विलिब्रेशन जो होता है जिसे साम्य धारण कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने एक परिस्थिति आ गई, आप जो है उस परिस्थिति में अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या अनुकूलन की तरफ जाऊं या समायोजन की तरफ जाऊं, यानी मैं अपने ज्ञान को एज इट इज रहने दूं या मैं अपने ज्ञान को परिवर्तन करूं या उसमें सुधार करूं। ये जो बीच में जो दुविधा में आप फंसे रहते हैं, इसे ही साम्य धारण कहते हैं। यानी आप फंसे हुए हैं कि या तो मैं अनुकूलन का काम करूं कि समायोजन का काम करूं, ये बीच में जो आप दुविधा में फंसे हुए हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसे ही साम्य धारण कहते हैं।
जैसे कि आप नाव का संतुलन बना रहे हैं, जैसे आप बीच दरिया में नाव का संतुलन बना रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे आप कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आप उस समस्या को समाधान करते समय या तो अनुकूलन का काम करते हैं, नहीं तो समायोजन का काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो दुविधा का टाइम होता है, आप दुविधा में फंसे रहते हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, उसे ही साम्य धारण कहा जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे सीटेट का आपने फॉर्म भरा, सीटेट का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक होते चला जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ते चला जाएगा। सीटेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप जब घर पे आते हैं तब आप सोचते हैं कि क्या मैं सीटेट को अब आप जिस तरह आपका एग्ज़ाम जाता है उस हिसाब से आप सोचते हैं कि मैं सीटेट के उस पार हूँ या सीटेट के इस पार हूँ, यानी मैं सीटेट को पास करूँगा या सीटेट को पास नहीं करूँगा। तो ये जो बीच में जो आप द्विधा में फंसे हुए हैं ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसे ही साम्य धारण कहा जाता है। किसी किसी का पेपर बहुत अच्छा जाता है तो वो इस प्रक्रिया में नहीं रहता है, बल्कि तो जानता है कि मेरा रिजल्ट होने वाला है, लेकिन कोई कोई उस परिस्थिति में होता है जैसा मैंने आपको बताया, तो उसे साम्य धारण कहा जाता है। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यही था, जो सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया, और उन्होंने अपने सिद्धांत को इस सिद्धांत में उन्होंने 4 चरण बताए हैं, जिस 4 चरण को हम अगले वीडियो लेक्चर में उसे मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँगा। देखिए, इस सिद्धांत के जो 4 चरण उन्होंने दिया कि किन किन चरण में बालक का संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। संज्ञानात्मक विकास में इस मस्तिष्क का विकास, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, यानी आपके दिमाग का विकास किस लेवल पर किस तरीके से होता है, उन्होंने इसे 4 चरणों में बताने का जीन पियाजे ने प्रयास किया है, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने जीन पियाजे के इस सिद्धांत को आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।